हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज की क्लास हमारी होने वाली है अंधायुग नाटक की। देखो, आप सभी जानते हैं हम यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 8 हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमारे 5 नाटक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम अपना नया नाटक शुरू करेंगे, अंधायुग। अंधायुग नाटक यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में तो लगा ही हुआ है, साथ में यूपीएचसी। तो यदि कोई हायर का एग्जाम दे रहा है तो ये क्लास उनके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि उसमें भी अंधायुग नाटक लगा हुआ है। अब मैं बात करती हूँ अंधायुग नाटक की बेसिक जानकारी, फिर हम मूल नाटक की तरफ चलेंगे। अंधायुग नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1955। गीति नाट्य ये कहलाता है और इसमें 5 अंक है। शायद ये आपको तीनों पॉइंट इजी लग रहे होंगे, और इजी लगने भी चाहिए, बिल्कुल बेसिक जानकारी है। लेकिन एग्जाम में इनमें से ही कोई पॉइंट बना देंगे, आपको पता है कोड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहां कंफ्यूज होने का डर रहता है ज्यादा अंकों को लेकर। तो याद रखिएगा, अंतःयुग नाटक में 5 अंक है। राइटर है धर्मवीर भारती। अब यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको अंतःयुग नाटक के अंकों के नाम बताए थे। साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि स्थापना, अंतराल और समापन का नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि यहाँ से किस तरह के बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंतराल किन दो अंकों के बीच में आया है। तो याद रखिएगा, तीसरे और चौथे अंक के बीच में अंतराल आता है। अब हम इनके नाम देख लेते हैं, क्रम से ही आपको याद होनी चाहिए। स्थापना का नाम है अंतयुग, जो कि नाटक का नाम है हमारे। ठीक है। पहले अंक का नाम है कौरव नगरी। दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अंतराल का नाम है पंख, पहिए और पट्टिया। फिर जो हमारा अगला अंक है फोर्थ अंक, नाम है गांधारी का सांप। पांचवा अंक है विजय एक कर्मिक आत्महत्या। समापन है प्रभु की मृत्यु। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, पिछली बार भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये पहली स्लाइड काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। यहाँ पर है अंधायुग नाटक के सभी पात्रों के नाम। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, मूल नाटक मेरे पास है, यहाँ से पढ़कर ही मैंने कंप्लीट जो है पीडीएफ यहाँ पर बनाई है। ठीक है। तो पात्रों के नाम, नाटक का जब आप ओपन करते हैं तो पात्रों के नाम आपको लिखे मिलते हैं एक पेज पर। तो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। अश्वत्थामा सबसे इम्पोर्टेंट पात्र है। गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी वन, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी टू, बलराम, कृष्ण। अच्छा, पात्र के नाम में एक बात ध्यान देने की है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ही स्त्री पात्र है। कौन? गांधारी। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपसे पूछ ले कि अंधायुग नाटक में केवल एक स्त्री पात्र गांधारी है। वे पॉइंट बनाकर देते हैं। तो याद रखिएगा, केवल एक ही स्त्री पात्र है अंधायुग नाटक में, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ गांधारी एक ही नाम मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। तो एक ही पात्र है। आगे चलते हैं। ये तो ही पात्रों की बात। अब देखेंगे यहाँ पर इसकी विषय वस्तु क्या है, घटनाकाल क्या है, ये भी बुक में ही दिया हुआ है। जहाँ पर पात्रों के नाम दिए हुए हैं उसके नीचे ऐसे एक घटनाकाल लिखा हुआ है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? जिन बच्चों ने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं उन्हें पता होगा कि ये वाली चीजें कितनी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो हमें भी इन चीजों को कभी भी भूलना नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये हमारे लिए बोनस होते हैं, फायदे वाले क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल भी गलत नहीं कर कर आना चाहिए। तो घटनाकाल याद रखिएगा, महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। एक एक वर्ड याद रखिएगा, कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये हमने 3 चीज देख ली, अंकों के नाम, पात्रों के नाम, विषय वस्तु। अब हम चले गए अंधायुग नाटक की भूमिका पर। भूमिका काफी इंपोर्टेंट है, मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें सभी नाटक की सभी भूमिका एक साथ आपको पढ़ाई थी। लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग रोज अलग नाटक पढ़ रहे हैं, तो नाटक के साथ भी हम भूमिका देखें। तो देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं है, एक पेज की भूमिका है। अंधा युग कदापि न लिखा जाता, यदि उसका लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। इस कीर्ति का पूरा जटिल विधान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया।
थोड़ा डर भी लगा। लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। इम्पोर्टेंट है। अगर ये दे दो और पूछ ले किस रचना के बारे में है, ये भी दे सकते हैं कौन सी रचना के बारे में लिखा है राइटर ने, तो अंधा युग। ठीक है। और ये भूमिका किसने लिखी है? खुद जो अंधा युग नाटक के राइटर है धर्मवीर भारती ने लिखी। ठीक है, आगे चलते हैं। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का, और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के उस क्षणों को बटोरकर बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कीर्ति लिखी गई। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एक दो बार खुद से पढ़ लीजिएगा तो ये चीजें जो है सेट हो जाएगी हमारे माइंड में। आगे चलते हैं। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या नहीं। इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं, तो इनसे क्यों न निडर धंसूं। इनमें धंसकर भी मैं मर नहीं सकता, हमने मरी मरी संसारा। मान लीजिए यही पंक्ति कहती हमने मरी मरी संसारा किस रचना की भूमिका में लिखा गया है, तो अंधा ही। पर नहीं, संसार भी क्यों मरे। मैंने जब वेदना सबकी भोगी है, तो जो मेरा सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का ब्रह्मा बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न भिन्न। यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की ही, उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। धर्मवीर भारती। तो ये जो है अंधेर नाटक की भूमिका है। इसमें जो जो लाइन इंपोर्टेंट है, जैसे एक ये लाइन इंपोर्टेंट है, इस कीर्ति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा, मैंने पहले ही मार्क की हुई है। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये वाली कुंठा निराशा, ये मैंने मार्क की हुई है। और उसके बाद ये वाली इम्पोर्टेंट है, मैंने जब वेदना सबकी भोगी है, तो जो सत्य पाया है वह अकेला मेरा कैसे हुआ। तो ये हुई भूमिका की बात। तो यहाँ पर हमने अंक देख लिए, पात्र देख लिए, विषय वस्तु देख लो, भूमिका देख ली। अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। तो अब यहाँ पर हम चलेंगे मूल नाटक की तरफ। सबसे पहले स्थापना है जो कि अंधयुग के नाम से हमें मिलती है। पढ़ते स्थापना ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 पेज की देखो स्थापना है। देखते हैं शुरुआत नाटक की कहाँ से होती है। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भाव नाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती रह जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है मंगलाचरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी रचना का प्रारंभ मंगलाचरण से हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, मंगलाचरण याद होना चाहिए, मतलब उसे देखकर आप पहचान लो कि किस नाटक का है। उसके बाद उद्घोषणा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है जो उद्घोषणा होती है। जिस युग का वर्णन इस कीर्ति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, किसमें? विष्णु पुराण में कहा गया है, उस भविष्य में धर्म अर्थ हर्षोन्मुख होगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। आपसे पूछा जा सकता है कि अंधेरी नाटक के अनुसार किनकी सत्ता होगी, जैसे आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखिएगा जिनके पास पूंजी होगी उनकी सत्ता होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज सत्या लोलुप होगी, जनता उनसे पीड़ित होकर ज्ञान गुफाओं में छुप छुप कर दिन काटेगी। ज्ञान गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। गुफाओं में छुपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक नेपथ्य में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको उद्घोषणा में ये याद रखना है, तो विष्णु पुराण में कहा गया था इसके बारे में। और पूंजी किनकी होगी? जिनकी सत्ता होगी, महत्व की उन्हें ही मिलेगा जिनके नकली चेहरे होंगे। और राज सत्य लोलुप होगी, जनता उनसे पीड़ित होकर ज्ञान गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। ये तो हुई हमारी उद्घोषणा की बात। अब यहाँ पर देखो आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है युद्धोपरांत।
इम्पोर्टेंट है, इसमें जो पंक्ति इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहली मार्क की हुई है। और ये नीचे वाली पंक्ति आपने एग्जाम में हजारों बार देखी भी होगी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। और एक ऊपर की ये दोनों पंक्तियां याद रखना। यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। पूछा जा सकता है अंधा युग नाटक के बारे में किसने कहा है, तो खुद जो राइटर है धर्मवीर भारती उन्होंने कहा है। इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये तो हुई हमने देख ली स्थापना। अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। सबसे पहले हम पहले अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे, जैसे कि अभी तक हम बाकी नाटक पढ़कर आए हैं ऐसे ही पढ़ेंगे। पहला अंक नाम क्या है, कौरव नगरी। 3 बार सूर्य नाद के उपरांत तो यहाँ पर कथा गायन। अच्छा, जितने भी कथा गायन आए हैं यहाँ पर नाटक में वे एक ही जगह नोट कर लेना, साथ में नोट्स बनाते चलना। या अच्छा तरीका यह है कि बाद में आराम से अपने नोट्स बना लेना। टुकड़े टुकड़े ही बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रफ्तार अब कब समाप्त होना है। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। इम्पोर्टेंट है। फिर पर्दा उठने लगता है, उसके बाद ये आता है, यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सोना गलियारा है, घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी। तो जो नाटक का प्रारंभ होता है वे 2 बूढ़े प्रहरी घूम रहे हैं और उनके आपस में बातचीत होती है, वहां से शुरू होता है। चलेगी अब पंक्ति देखेंगे यहाँ पर। जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां मैंने वे भी रखी हुई है, ठीक है। मूल नाटक जो है पूरी पीडीएफ मैंने आपको 2 दिन पहले ही टेलीग्राम पर भेज दी थी, ताकि आप एक बार खुद से भी पढ़ लें। यहाँ पर देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वैश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी उस अंधी संस्कृति। देखो, एक काम कीजिएगा, यदि आपके पास बुक है तो साथ में ओपन करिएगा और जो जो मैं इम्पोर्टेंट पंक्ति बता रही हूँ उसे मार्क कर लीजिएगा। क्योंकि देखो ये नाटक है महाभारत पर आधारित, तो मुझे लगता है महाभारत की जानकारी सबको होती है, बेसिक जानकारी सबको पता होता है कि महाभारत में हुआ क्या था। अगर आपको महाभारत के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, वैसे ऐसे 1% के बच्चे होंगे जिन्हें महाभारत की जानकारी नहीं हो, तो उनके नाटक थोड़ा कम समझ में आएगा। और जिन्हें महाभारत के बारे में पता ही होता है, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बचपन से सुनकर आते हैं महाभारत के बारे में, तो हमें पता होता है। तो उनके ये नाटक जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये नाटक खुद से पढ़ने का है, मतलब एक बार खुद से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण पंक्तियां बता रही हूँ। फिर यहाँ पर कथा गायन है, इम्पोर्टेंट है। कथा गायन आप देख लीजिएगा, रखे मैंने सारे जितने भी नाटक में आए हैं। है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आए, जीता या हारा बचा कुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा, यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल, अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, किरिस गांधारी बैठी है शीश झुकाए। आगे चलेंगे। फिर इम्पोर्टेंट पंक्तियां, ये धृतराष्ट्र की पंक्तियां। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये विदुर की इम्पोर्टेंट पंक्तियां जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, ये पंक्ति ना एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, आप भी परिचित होगी। किसकी पंक्ति है, विदुर। लेकिन अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो पूछा जा सकता है विदुर के अनुसार किस किसने कहा था मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी। तो देखो, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था और कृष्ण ने कहा था। तो हो सकता है जैसे वे कोर्ट वाले आते हैं ना, 3 तो ये ऑप्शन दे दे, 2 अलग दे दे। तो याद रखिएगा, मर्यादा मत तोड़ो विदुर के अनुसार किस किसने कहा था, भीष्म ने, द्रोण ने, कृष्ण ने। इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये पंक्ति 1000 बार आ चुकी है, तो अब नए तरीके का जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से वो यही बनेगा। आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर जो है ये पंक्ति आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर रखी हुई है। आज मुझे भान हुआ, मुझे मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, ऐसा यह लगा कोई बांध टूट गया है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। आगे चले। फिर
यहाँ पर विदुर की पंक्तियां देखो, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, 2 बार ये पंक्तियां भी हम पीछे भी देख कर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो पंक्ति जो बुक में रिपीट हो रही है बार बार, वो खुद इंपोर्टेंट हो जाती है, और ये पंक्ति भी एग्जाम में आई हुई है, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी। उसके बाद ये विदुर की इंपोर्टेंट पंक्तियां, ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है, मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इम्पोर्टेंट है विदुर की पंक्ति है। उसके बाद गांधारी की ये पंक्ति है, अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है यह जिसने पिता मह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी, उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार। जो मर्यादा के बारे में मतलब ऐसी तोड़ने वाली बात, ये सब गांधारी करती है, और किसके, कृष्ण के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कि उसने कही ये बात जिसने खुद मर्यादा को बार बार तोड़ा है, ऐसा गांधारी कह रही है कृष्ण के विषय में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है गांधारी की है, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए है सदा, हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, बर्बर पशु अंधा पशु वास वही करता है। इम्पोर्टेंट। फिर गांधारी की ही पंक्तियां, पहले अंक में हमें गांधारी विदुर इनकी पंक्तियां ज्यादा देखने को मिलेगी। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म धर्म जिधर होगा ओ मूठ उधर जय होगी, धर्म किसी और नहीं था लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित, जिसको तुम कहते हो प्रभु उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया, वंचक है। ठीक है, ये विदुर से बात कर रही है गांधारी, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, विदुर से बात कर रही है और कृष्ण के विषय में बात हो रही है। याचक, इंपॉर्टेंट पंक्ति, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज, कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। इम्पोर्टेंट, धृतराष्ट्र की पंक्ति है, याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। याचक, यहाँ पर जो ये धृतराष्ट्र कह रहा है, याद मुझे आता है तुमने कहा था, किसे कह रहा है, याचक को कह रहा है। याचक ने पहले बोला था कि कौरव नगरी की जो कौरव दल है उनकी जय होगी। ठीक है, तो वो यहीं पर उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर याचक, इम्पोर्टेंट पंक्ति, मैं हूँ प्रातपर जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो, मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था, उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ प्रातपर जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। फिर याचक की ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। देखो ये मतलब ये नाटक जब आप पढ़ते हो ना, तो ऐसा लगता है आज जो चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये वाली पंक्ति, आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है फिर कथा गायन है। कथा गायन में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पूछा गया था, वह संजय जिसको यह वरदान मिला है वह अमर रहेगा। ठीक है, संजय जिसको अमर रहने का वरदान मिला है, किसने दिया था, व्यास ने दिया था। आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले अंक की जितनी प्रमुख पंक्ति थी वह समाप्त होती है। अब चलेंगे दूसरे अंक पर, पशु का उदय। कथा गायन है सबसे पहले, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां उनको हम देखेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर ये पंक्ति संजय वाली, जो मैं आपको बता रही थी, किंतु कहा व्यास ने, मरेगा नहीं संजय, कैसा ये साप मुझे व्यास ने दिया। तो किसने दिया था संजय को ये, जो कहते हैं साप दिया था, व्यास ने दिया था। देखो यहाँ पर तो लिखा है अमरता का वरदान मिला, यहाँ पर तो वरदान शब्द यूज हुआ है। और यहाँ पर जब संजय बात कर रहा है कि मतलब मुझे व्यास ने, तो बताता है कि मुझे साप दिया। फिर यहाँ पर कृपाचार्य की पंक्ति है, जीवित है केवल हम तीन से यहाँ क्या तात्पर्य है, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इम्पोर्टेंट है, आजकल किसी भी तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं नाटक के नाम पर, तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी।
फिर यहाँ पर आगे देखेंगे, ये अश्वत्थामा की पंक्ति इंपोर्टेंट है। मेरे अंदर भी जो सुख था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ, यह अश्वत्थामा अपने बारे में बोल रहे हैं, उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में भटक गया। गुफा या प्राज्ञ की इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये भी सब अश्वत्थामा की पंक्ति है। फिर यहाँ पर ये संजय की पंक्ति है, मत छोड़ो विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा सुख में है, वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। आज यहाँ पर वृद्ध याचक की वेरी वेरी इंपोर्टेंट पंक्तियां। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल क्रम सत्य है। क्या है? केवल क्रम सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन भी एग्जाम में पूछी भी जाती है। फिर यह अश्वत्थामा की पंक्ति इंपोर्टेंट है, मैंने अभी तक देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गेंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। अब यहाँ पर जो पंक्ति इंपोर्टेंट है देख लेते हैं, ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, ये पंक्तियां याचक की। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, याचक की पंक्तियां आप नोट कर लीजिएगा। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। याचक की पंक्ति है। उसके बाद ये अश्वत्थामा की पंक्ति है, वर्तमान में जिनके मैं हूँ और मेरी प्रति हिंसा है, एक अर्धसत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। इम्पोर्टेंट है। अश्वत्थामा की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, वध मेरे लिए नई नीति है, वह है मनोग्रंथि। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। देखने में एक लाइन की है पर इंपॉर्टेंट काफी है। फिर यहाँ पर जो है दूसरे अंक तक की जितनी पंक्ति थी वे यहाँ पर पूरी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया सारी पंक्तियां यहाँ पर नहीं है, जो जो महत्वपूर्ण है वही मैंने रखी हुई है। ठीक है, अब चले गए तीसरे अंक पर, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य। पहले कथा गायन। संजय का रथ अब जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी, हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। पहले तो ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगा, आज और कौन बोलेगा मेरी जय। धृतराष्ट्र की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी है सीढ़ी पर। यहाँ पर विदुर बात कर रहा है गांधारी के बारे में। युग की पंक्तियां, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हो, वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा, एक जहर मुझे, एक जहर बूझे वाले से। इम्पोर्टेंट पंक्तियां। युग की पंक्तियां, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, द्रोण भीष्म सत्य महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं सत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश। इम्पोर्टेंट है युग की पंक्ति। विदुर की पंक्तियां, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें। इम्पोर्टेंट है, कितनी अच्छी बात है कि अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है।
अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला, ये वाली इंपॉर्टेंट है, चार ऊपर की। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। विदुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां। आज इस राज्य की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया था, सबके सब कैसे उतर आया अपनी धूरी से आज। एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे, वह बिल्कुल निकम्मी धूरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु। इम्पोर्टेंट, विदुर की ये पंक्ति है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, कृतवर्मा की वैसे पंक्ति है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता। नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है, छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि दुर्योधन भीम का युद्ध कौन छद्म वेश धारण कर कर गया था, तो याद रखिएगा अश्वत्थामा गया था। इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरे अंक की पंक्तियां समाप्त होती है। अब चलेंगे तीसरे अंक के बाद आता है अंतराल, पंख पहिए और पट्टियां, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये पंक्तियां, मैं हूँ युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत दूरी में लगा था। तो जो युयुत्सु पात्र है उसे क्या लगता है कि वो गलत दूरी में लगा था। फिर उसके बाद संजय, मैं संजय हूँ जो कर्म लोक से बहिष्कृत है, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक सोबर चक्र हूँ। तो निरर्थ तो उन्हें क्या लगता है अपने आप को, जैसे आप देखते नहीं रथ के दो पहिए होते हैं और बीच में एक छोटा सा पहिया लगा रहता है जिसका कोई यूज नहीं होता, मतलब निरर्थक सोबर चक्र हूँ। तो ऐसा संजय बोल रहे हैं अपने बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्थिति है। अब मेरा स्वर संशय ग्रस्त है। इम्पोर्टेंट में पूछा गया था, सॉरी वो एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा पात्र खुद को संशय मतलब मानता है कि हाँ मैं संशयग्रस्त रहा पूरे नाटक में, तो वो विदुर था। तो इसी तरह आपको ये दोनों भी याद रखना है, गलत धुरी वाला कौन था और जो निरर्थक सोबत चक्र वाला कौन सा पात्र था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, पंख पहिए और पट्टिया अंतराल में। आगे आप चलेंगे फोर्थ अंक पर, गांधारी का श्राप। सबसे पहले कथा गायन, उसके बाद इम्पोर्टेंट पंक्ति देखते हैं। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है वो ये है, विदुर की, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ठीक है। गांधारी कहती है पत्थर की खानों से मनियां निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और बुक में भी रिपीट है पंक्ति, ठीक है। आगे चलेंगे, इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ये वाली अश्वत्थामा की ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। इम्पोर्टेंट है, अश्वत्थामा की पंक्ति है। ये संजय की पंक्ति है, आंखें नहीं खुलती है अंधों को सत्य दिखाने में, क्या मुझको भी अंधा ही होना है। तो यहाँ पर एक कथा गायन है, इसको याद रखिए। ये धृतराष्ट्र की पंक्ति है, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। वैसे कुछ पंक्तियां तो ऐसी है, अगर एग्जाम में आती है तो आप फौरन पहचान लोगे किस पात्र की है, और कुछ पंक्तियों में यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट है किस पात्र की। पीछे की ओर विंग्स के पास एक व्याध आकर ये संजय की इम्पोर्टेंट पंक्तियां, चढ़ाकर नहीं वह तो जैसे भय की पड़ती मूर्ति है, रह रह का उठता है पर बैठा था एक व्याध हाथों से प्रभु के पग को मेरी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, संजय की पंक्ति है। लक्ष्य था राह साध, इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर संजय ठहरो और ठहरो, आज सुनता नहीं ज्योति बुझ रही है वहां, कैसे मैं पहुंचू अश्वत्थ वृक्ष के नीचे घिसट घिसट कर। ये वाले गांधारी की, चलो चलो संजय उसका वध नहीं कर सकेगे कृष्ण, चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां, जा गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन, चलते चलो संजय।
ये वाली विदुर की पंक्तियां। माता धैर्य धारण करे, कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। इम्पोर्टेंट ये विदुर की पंक्तियां। व्याश्वत्थामा है, दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने। श्राप दिया उसको कि वह जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा, गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह, मरेगे नहीं, मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन एक गणित गौरव की पीड़ा जड़ती रहेगी रोम रोम में। यह अश्वत्थामा को श्राप दिया था, किसने? कृष्ण ने दिया था। ठीक है। श्राप के क्या है? उसको ये दंड, उसको ये श्राप दिया गया था भ्रूण हत्या का, जिसमें उन्होंने बताया था जीवित वो रहेगा हमेशा। ठीक है, युग युगांतर तक जीवित रहेगा, पर किस तरह रहेगा कि अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा। ठीक है, ये याद रखेगा। एक तो गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, एक संजय को दिया था व्यास ने, और एक अश्वत्थामा को दिया कृष्ण ने। फिर यहाँ पर जो है गांधारी श्राप देती है कृष्ण को। ठीक है, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल में। इंगित पर तुम्हारे वो भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह श्राप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने क्या है प्रभुता का दुरुपयोग, यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, पुष्प भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो ये गांधारी श्राप देके किसी कृष्ण को देती है, और होता भी यही है। नाटक के अंत में जो है, बिल्कुल जब नाटक का समापन होता है तो वहां पर जो है व्याध के द्वारा ही कृष्ण की हत्या होती है, मतलब कृष्ण मारा जाता है। कृष्ण धवनी। फिर कृष्ण कहता है, माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा था, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमि साई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक जीवित हूँ, जीवन हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ, श्राप यह तुम्हारा स्वीकार है। ठीक है, गांधारी यह श्राप देती है और कृष्ण उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। और ये पंक्ति याद रखना, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। गांधारी से ये कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। इम्पोर्टेंट है कृष्ण के। तो यहाँ पर एक कथा का है। यहाँ पर जो है हमारा फोर्थ अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां समाप्त होती है। तो पांचवें अंक पर चलेंगे। विजय कर्मिक आत्महत्या, कथा गायन होता है सबसे पहले तो। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो यह है युयुत्सु जो पात्र है वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, आपने एक चीज देखी, हमने अभी तक 5-6 नाटक पढ़े, उनमें से 2-3 नाटक में आत्महत्या की है एक में एक पात्र ने। तो एक जगह नोट कर लेना कौन से पात्र, कौन से नाटक में कौन से पात्र ने आत्महत्या की है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले ही यहाँ पर मार्क किया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। पीडीएफ जो है मैं इस, जो कहते हैं यहाँ पर, इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। गांधारी का, संजय तुम जाओ, यह मेरा ही श्राप है, दिया था मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि आत्महत्या है धर्म, गृह कलह में जो सत्ता हो बिखर गया है नगरों पर वन में। संजय उनसे कहना, अपने इस श्राप की प्रथम संहिता मैं ही हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा समाप्त होता है पांचवा अंक। इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां ज्यादा इसमें है नहीं, जो एक एक दो पंक्तियां मुझे महत्वपूर्ण लगी वो मैंने आपको बता दी, पर जो मुझे लगा कि एक बार आपको खुद से पढ़ लेनी चाहिए वे भी मैंने रखी हुई है, आप देख लीजिए। समापन है प्रभु की मृत्यु, सबसे पहले वंदना। प्रभु की मृत्यु क्यों? क्योंकि समापन का होता है कृष्ण की मृत्यु पर होता है।
यहाँ पर ये वंदना है, इम्पोर्टेंट है। शुरू में मंगलाचरण मिलता है, बाद में वंदना, फिर कथा गायन। ये पंक्ति है, झूठे है ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। किसने किया है भाई? मैंने किया था। जो पांडव शिविर में सोए हुए नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। जिसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के एक गणित सब बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क कितना था? मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वाले को मारा है। तो आपको याद है गांधारी ने श्राप दिया था कि अपने वंश की खुद हत्या करोगे तुम, अपने वंश वालों की। तो वो यहीं पर ये बात हो रही है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है कृष्ण का वध हो जाता है। व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान करता है। कथागान धीमे स्वरों में। कुछ दूर पटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध। प्रभु के पग को यानी कृष्ण के पग को मृग वदन समझ धनु खींच लक्ष्य था रहा साध। इम्पोर्टेंट। आगे व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमककर बुझ जाती है। बंसी की एक हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास। संजय चीत्कार कर अर्धमूर्छित सा गिर जाता है। अंधेरा। कथा गायन होता है उसके बाद। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गैन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्था हत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। इम्पोर्टेंट। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है द्वापर युग बीत गया और कलयुग ने रखा यहाँ पर प्रथम चरण। फिर अश्वत्थामा की पंक्तियां। केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने तारों की झुरमुट से छिपकर देखी उसकी मृत्यु। किसकी? कृष्ण की मृत्यु। तीखी नुकीली कलवारों से झोंकों में हिलते तार के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सासे सादे में खरा था मुंह। लेकिन हाय मैंने ये क्या देखा, तलवों में वान बिंदते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया? इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो पंक्ति इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने मार्क की हुई है ये अश्वत्थामा की पंक्तियां। देखो मैं दो तरह की पंक्ति यहाँ पर पीपीटी में रखती हूँ। एक तो वे जो इम्पोर्टेंट होती है, दूसरी वे जो मुझे लगता है एक बार आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको खुद बता देती हूँ, जो मैं कहती हूँ ये एक बार आप देख लेना, ये मुझे लगता है कि आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। अगर इनको पढ़ लोगे तो नाटक अच्छे से समझ में आ जाए। ये बिल्कुल आखिरी पेज है नाटक का। संजय किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। अश्वत्थामा मैं हूँ अमानुषिक और युयुत्सु, और मैं हूँ आत्मघाती अंध। ठीक है, तीनों ने अपने बारे में बताया। फिर यहाँ पर ये वृद्ध की पंक्ति है। यहाँ पर हमारा जो है नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें जितनी महत्वपूर्ण पंक्ति थी मैंने बता दी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज है तो कल हम जब लाइव क्लास करेंगे अंतयुग नाटक के एमसीक्यू पर, वहां पर आप पूछ लेना। अब हम यहाँ पर देखेंगे अंतयुग नाटक की आलोचनात्मक समीक्षा। मैंने रखी हुई है कंप्लीट। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप देख लेना। यहाँ पर देखो ये 4 पेज है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह की बुक से। देखते हैं एक बार, पढ़ते हैं। धर्मवीर भारती का अंतयुग 1955। गीति नाट्य में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रवास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। ये हम देख कर भी आए हैं। इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्ध जन्य वर्तमान कालीनता की प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं है, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रासद स्थितियां उत्पन्न होगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। बाह्य संकट से आगे बढ़ने पर जिन आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ता है वे अत्यंत भयावह होते हैं। थीम के नियोजन के अतिरिक्त भारती ने इस गीति नाट्य को जो अनेक आयामी धरातल नाट्य बिंबात्मकता और रचनात्मकता प्रदान की है वे पूर्ववर्ती नाटकों में नहीं पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है।
ये लाइन किस बात ये हम नाटक में देख कर ही आई है। युद्ध के बाद पहले के सारे अर्थ बदल जाते हैं, पहिए और धुरियां दोनों एकत्र नहीं रह पाते, आस्था नास्ता में तथा मूल्य निर्मूल्यता में खो जाते हैं। यहाँ पर फिर यार देखो ये है उनका कहना, ये कथा ज्योति की अंधों के माध्यम से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है, इम्पोर्टेंट। अंधायुग की भाषा अपनी सरलता, टोन के उतार चढ़ाव, लय की क्रियात्मकता आदि के कारण नाट्य स्थितियों का जो भी हम प्रस्तुत करती है उससे यथार्थ का नवीन पक्ष उद्घाटित होता है। इम्पोर्टेंट है, दोनों पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। यह तनावों का नाटक है, संघर्ष का नहीं। पूछा जा सकता है किस नाटक के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है, या क्या कहते हैं किस आलोचक ने अंधयुग नाटक के विषय में कहा है। दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा बच्चन सिंह की बुक, ठीक है। बच्चन सिंह ने कहा है, बच्चन सिंह की बुक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये बुक है। अब यहाँ पर जो है हमारा अंधायुग नाटक कंप्लीट होता है। हमने देखे अंकों के नाम, पात्रों के नाम, विषय वस्तु, महत्वपूर्ण पंक्तियां, आलोचनात्मक समीक्षा। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई मतलब कोई चीज रह गई है जो पेपर के नजरिए से महत्वपूर्ण हो और अब मैंने आपको ना करवाई हो। फिर भी भाई एक दो पॉइंट होता है कि हो सकता है एक दो पॉइंट मिस हो गए हो, तो खुद से नाटक कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मैं आपको जो है एक हेल्प करती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और ना मैं आपको होने दूंगी कि आप मेरे ऊपर निर्भर हो गए कि मैम तो करवा रही है यूनिट 8, हम तो फ्री हो गए, नहीं। अगर आप साथ में तो आप बहुत गलत कर रहे हो, खुद के साथ गलत कर रहे हो। यदि आपके नाटक एक बार खुद से कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हो तो ये मानकर चलिए कि आप अपने साथ गलत कर रहे हो। मतलब जहाँ आपके इस यूनिट से पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए, तो यदि आप खुद से नाटक नहीं पढ़ रहे हो तो आपके साथ ही क्वेश्चन सही हो पाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन जब भी सही होंगे जब आप अपना 100% दोगे। जैसे मैं अपना 100% दे रही हूँ नाटक पढ़ाने में यूनिट 8 में, अगर आप भी अपना 100% दोगे तो आपके ये 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। लेकिन खुद से नाटक पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि खुद से पढ़ते रहिएगा। और साथ में बाकी यूनिट भी पढ़ते रहिएगा, ये नहीं कि एक यूनिट हम इसी पर लगे हुए हैं। ये भी याद रखना, टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है हमारी अंधायुग का नाटक हो गया। वैसे ही हमें 2 दिन पहले पढ़ना था, लेकिन मैंने आपको वीकेंड पर पढ़ा दिया। 5 और 6 को हम फ्री रहते हैं, तो आज हमने अंधायुग नाटक पढ़ लिया और 6 तारीख को हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे अंधायुग नाटक के मॉर्निंग में 11 बजे। क्लास होने वाली है लाइव, आइएगा क्लास में, जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी नाटक जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर ही सभी नाटक फ्री है, क्लास जाकर देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यदि आपका कोई डाउट है तो कल हमारी लाइव क्लास है 11 बजे मॉर्निंग में, रविवार को, जिसमें हम अंधायुग नाटक के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो क्लास में आइएगा, बाद की 5 मिनट में आपका जो डाउट होगा हम ले लेंगे और उसके बारे में बात कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।